सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को लेकर लिपि वैज्ञानिकों में बहुत गहमागहमी है कि क्या है इसका रहस्य, कैसे इसको पढ़ा जाए। इधर हाल के दिनों में बहुत सारे सेमिनार हुए, किताबें आई हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह धम्म लिपि का पूर्व रूप है, तथाकथित ब्राह्मी लिपि का पूर्व रूप है। सम्राट अशोक के अभिलेखों पर जिस लिपि का प्रयोग हुआ है उसी का वो पूर्व रूप है। इस पर कई किताबें आ चुकी हैं इंग्लिश में। बात गलत नहीं है, आप इसको यूं समझिए। देखिए, ये व्हाइट बोर्ड पर ये पहला जो कॉलम है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियां हैं। 10 लिपियों को मैंने लिखा है, 10 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे कॉलम में धम्म लिपि के 10 लेटर हैं और तीसरे कॉलम में जो हमारी आधुनिक देवनागरी है, नागरी लिपि के 10 लेटर्स हैं। ये अब इसको मिलान कीजिए, देखिए ट नागरी लिपि का ये ट है और इसको धम्म लिपि में ऐसे लिखा जाता है। ऐसे सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें जो ट है वो ऐसे लिखा गया है और यही तो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में। आप देख पा रहे हैं दोनों में कितनी समानता है। अब दूसरे लेटर पर आइए, इसका लिपि चिन्ह देखिए, प्लस के चिन्ह की तरह है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभिलेख हैं उसके जो सील हैं उस पर आप देखिएगा कि यह जो लिपि चिन्ह है वह लिखा हुआ मिलेगा, देख सकते हैं आप। और इसका प्रयोग ब्राह्मी लिपि में भी ठीक मिलता जुलता है। मिलता जुलता नहीं है, समान है, कहिए सिमिलर। एक क है और तीसरा जो लेटर है ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का ये लेटर है और यह अशोक के अभिलेख का लेटर है। यह हा है, हा, या रा ला व तलाबिश मूर्धन्य सा दंत सा हा, यह हा है, हा है। मिल रहा है। असल में ये जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, ये पोर्शन कम भी रहता है और जाकर के इससे मेल खाता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से। अब चौथा आप देखिए, ब, जिसे बुद्ध लिखा हुआ है। बुद्ध शब्द तो है सम्राट अशोक के अभिलेख पर, यही ब है। सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार से और धम्म लिपि में इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ये थोड़ी सी, ये जो लंबवत भुजा है ये थोड़ी सी बड़ी होती है और इसकी लंबाई कम होती है। आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और ये है धम्म लिपि, ब्राह्मी लिपि। पांचवा को देखिए, ये ठ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ठ जो अभी लिखा जा रहा है ये इस तरह है और
ये धम लिपि में ठ इस प्रकार से है, या नागरी लिपि में ठ इस प्रकार से है। आप छठवें में देखिए, ये था है, ये था है धम लिपि का। अब इसमें ये आपको एक एक्स्ट्रा चिन्ह दिखाई पड़ रहा है ऊपर और नीचे, इसमें नहीं है, ये था है। ये सातवां देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का ये लिपि चिन्ह है, जस्ट ग ग ग ग, एकदम से मेल खाता है। अब आठवां देखिए, ये र है, खड़ी पाई की तरह। ठीक ऐसा ही र सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी है, सांची भरहुत के स्तूपों पर भी है। और नागरी लिपि का र ये है। आप ई देखिए, ई धम लिपि में ऐसे है, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुहर है उस पर ये लिपि चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फर्क क्या है कि इसमें बिंदी ऊपर है, नीचे है, और यहां ऊपर है, ये उल्टा है, ये उल्टा है। लेकिन इस रूप में भी हम लोगों को प्रयोग मिलता है धम लिपि में, ठीक इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिपि चिन्ह की तरह। और ये तो देख लीजिए, ये स है, तालाब स, जिसका उच्चारण तालु से होता है, इसीलिए इसका नाम तालाब स पड़ा। दांत से जिसका होता है उसको दंत स कहते हैं, बुद्धा से जो होता है उसको मूर्धन्य स बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मूर्धन्य स का प्रयोग नहीं है, आप उधर जाइएगा खरोष्ठी लिपि वगैरह में मूर्धन्य स मिलेगा। तो ये आप देखिए, ये 10 लेटर्स जो हैं, इसके जो लिपि चिन्ह हैं, एकदम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और धम लिपि दोनों में समान है। अभी तमिलनाडु के किलड्डी में खुदाई हुई है, और दक्षिण की जो धम लिपि है उसके लेटर्स आप जरा देख लीजिए, यहां बगल में लिखे हैं। 5वां लेटर थोड़ा उलझाऊ था, वो भी मेल खाता है। ये 4 लेटर मिलान कीजिए, किलड्डी तमिलनाडु में इसकी खुदाई हुई है। ये दक्षिण धम लिपि है, ये इसका भी विकास इसी से हुआ है। मैं तो कहता हूं ना कि भारत में अंग्रेजी और उर्दू को छोड़ करके तमाम भाषाओं की जो लिपियां हैं वो इसी से डेवलप हुई हैं तमाम। इसीलिए अब तमिलनाडु में इधर हाल के दिनों में ये लिपि चिन्ह, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि चिन्ह बहुत सारे मिल रहे हैं। जैसे जैसे खुदाई का कार्य होते जा रहा है, लगता है कि यह सिविलाइजेशन की व्याप्ति न केवल पश्चिमोत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी थी। तो यहां आप देखिए, ये किलड्डी के लेटर्स हैं 4 दक्षिण भारत के, और इसका डेवलपमेंट इसी से हुआ है, इसी से, और इसका डेवलपमेंट इससे हुआ है, विकास। तो आप देख लीजिए, चारों का मेल खा रहा है। तो आप कहिएगा कि तब आप सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? पढ़ना चाहिए ना आपको, जब सब कुछ समझ में आ रही है चीजें। देखिए होता क्या है कि आप इसको पढ़ पा रहे हैं, नागरी लिपि ट क ह ब ठ थ ग र ई स पढ़ रहे हैं। अगर 11वीं शताब्दी की या 12वीं शताब्दी की, आज से हम 800 साल पहले जाएंगे और इस लिपि को जब लिख देंगे तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। 800-900 साल पहले नागरी लिपि के ही जो लिपि चिन्ह है उसमें बहुत सारा परिवर्तन है, ख आज की तरह नहीं है, अंतर है। तो आप कैसे पढ़ पाइएगा?
आज की नागरी लिपि को आप पढ़ पा रहे हैं, 800 साल पहले का नहीं पढ़ पाइएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। तो आप विचार कर सकते हैं कि सम्राट अशोक के जो ये लेटर्स हैं, ये जो लिपि चिन्ह हैं, ये कब के हैं? 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन उसे हजारों साल पुरानी है। तो ये जो लिपि चिन्ह है ये पुराने हैं, हजारों साल इससे। तब 800 साल पहले की आप नागरी लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हजारों साल पुरानी इससे इस लिपि को पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। कारण कि इससे इसका विकास हो रहा है, और यहां से हजारों साल की यात्रा में ये जो लिपि चिन्ह है, अभी तो कुछ जो मिलान किए 10 लिपि चिन्ह को, तो ये तो पूरी तरह से मिल रहे हैं। बहुत सारे लिपि चिन्ह ऐसे हैं जिसको बहुत थोड़ा परिवर्तन करके मिलाया जा सकता है, बहुत सारे लिपि चिन्ह ऐसे हैं जिसको बहुत ज्यादा परिवर्तन करके मिलाया जा सकता है, क्योंकि हजारों साल की इसकी यात्रा है, और इस यात्रा में बहुत कुछ रूप में परिवर्तन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अशोक के जमाने में जो हमारा लिपि चिन्ह है वह क्या है? ध्वन्यात्मक है। ध्वन्यात्मक लिपि चिन्ह इसको कहा जाता है। मतलब कि जो हम उच्चारित कर रहे हैं वहीं लिख भी रहे हैं। जैसे बोलेंगे क तो लिखेंगे भी क, लिखते नहीं है, बोले ये व्हाइट बोर्ड पर जगह कम है, इसको ऐसे समझिए। ये ध्वन्यात्मक लिपि है। तो देखिए, पहले लिपि का विकास का 3 चरण समझ लीजिए ठीक से। पहला मान लीजिए कि है चित्रलिपि। चित्रलिपि पहला चरण, मोटा मोटी चरण बता रहे हैं। दूसरा है भावलिपि। भावलिपि। और तीसरा है ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि। तो पहला है चित्रलिपि। तो चित्रलिपि का मतलब क्या? चित्रलिपि का मतलब जैसे आंख हमने बना दिया, ये चित्रलिपि है। ये आंख को यह लिपि चिन्ह द्योतित करता है कि यह आंख है। इसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। लिपि तो पढ़ने की चीज है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। ये आंख का विषय है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे आंख, ऐसे जब लिख देंगे आंख, इसको पढ़ लेंगे। ये ध्वनि लिपि है। और बीच का ये जो विकास का चरण है भाव लिपि का, तो जैसे आंख बना दिए और इसमें से आंसू बहा दिए, भाव व्यक्त करने लगा कि कोई इंसान रो रहा है, तो यह चित्रलिपि है। इसमें आंसू टपका दिए तो यह भाव लिपि है। और उसको ध्वनियों में जब बांध दिए तब वह ध्वनि लिपि है। अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। अ आकार आ, ऊपर चंद्रबिंदी और ख, यह ध्वनि लिपि है। तो यह जो धम लिपि है यह ध्वनि लिपि है।
क, ह, ब ऐसे पढ़ रहे हैं। तो जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस समय वो ट्रांजिशन पीरियड था। उस समय पूरी तरह से ध्वनि लिपि का विकास नहीं हुआ था, जिस तरह से अशोक के जमाने में हम लोग देखते हैं। यही कारण है कि आपको मछली जैसा चित्र दिखाई पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लिपि चिन्ह चित्रात्मक हैं, चित्रलिपि में हैं, कुछ भाव लिपि में हैं और कुछ ध्वनि लिपि में हैं। आप इस तरह से डिवीजन करना पड़ेगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य को जानने, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के रहस्य को जानने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वह यह, दुनिया की प्राचीन लिपियों को इसलिए पढ़ा जा सका है कि उसके द्विभाषी अभिलेख मिलते हैं। मतलब कि एक भाषा में है तो वो भाषा जो है अज्ञात है, वो लिपि अज्ञात है, और उसके साथ एक दूसरा लिपि चिन्ह भी है, ट्रांसलेशन उसका जो ज्ञात है। तो पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है। मिस्र की सभ्यता या सम्राट अशोक के जो लिपि चिन्ह हैं इसलिए पढ़े जा सके कि इसके जो अभिलेख हैं वे द्विभाषी भी हैं। ये लिपि अज्ञात है, इसका जो ट्रांसलेशन हुआ है दूसरी लिपि में वो ज्ञात है। तो जो ज्ञात लिपि है उसे पता चल जाता है कि अज्ञात लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साथ एक पहली समस्या तो यह है कि उसका कोई द्विभाषी अभिलेख नहीं मिल सका है जिसमें कि एक लिपि ज्ञात हो हम लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, इस सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो लंबे चौड़े हैं, पैराग्राफ में है, कई कई पंक्तियों के हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लिपि चिन्ह हैं बहुत छोटे छोटे हैं, 8 लेटर 10 लेटर। तो भाई छोटे छोटे हैं तो उसमें होता क्या है कि लिपियों की आवृत्ति कम होती है, और अगर लंबा अभिलेख है तो उसमें लिपियों की बहुत सारी आवृत्ति होती है। दानम को प्रिंसेप ने कैसे पढ़ा? चूंकि वो कई अभिलेखों में देख रहे थे कि बार बार आ रहा है, आवृत्ति हो रही है, लेकिन वहां तो इस तरह की चीज है नहीं, बड़ा कोई अभिलेख मिला नहीं। तीसरी बात कि सम्राट अशोक की जो धम्म लिपि है यह तो अज्ञात थी, लेकिन इसकी जो भाषा थी प्राकृत वह ज्ञात थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ने की एक कठिनाई यह भी है कि उसके लिपि चिन्ह तो अज्ञात हैं ही, भाषा भी अज्ञात है। तो आखिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को? इसके लिए भाषा विज्ञान में बैक थ्योरी है। बैक थ्योरी मतलब कि पीछे की ओर लौटी है। ये थ्योरी थोड़ी कठिन है, मतलब कि आज जिस स्वरूप में हम किसी चीज को देख रहे हैं उसको पीछे की तरफ उसका क्या स्वरूप होगा। बहुत सारी भाषाओं को हम लोग पीछे जाकर करके उसको जांचते हैं कि पीछे में इसका क्या स्वरूप हो सकता है, या शब्दों का क्या स्वरूप हो सकता है, ध्वनियों का क्या स्वरूप हो सकता है। उसी तरह लिपि का भी बैक सिद्धांत में जाने पर पता चलेगा कि इसका क्या स्वरूप था। लेकिन इतना तय है कि हम लोग जो देश विदेश में घूम घूम करके कहते हैं
कि ये इस लिपि से निकली है तो इस लिपि से निकली है, लेकिन ये तमाम सबूत ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भारतीय लिपि है और इसकी जड़ें आज भी हमारी भाषा में मौजूद है। अगर इस बात को मैं यह कहूं कि जिस देवनागरी लिपि का हम लोग प्रयोग करते हैं, उस देवनागरी लिपि का मूल स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।